नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण 9x क्रैकिंग करियर कोड वर्चुअल कॉन्क्लेव 2021 पर। दोस्तों, इस कॉन्क्लेव में एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन करियर प्लानिंग के रिगार्डिंग अगर बात करें पिछले दिनों गुजरे कोविड पीरियड के दौरान स्टूडेंट्स की लाइफ में आए चेंजेस के बारे में, तो न सिर्फ उनके लाइफ शेड्यूल में कई तरह के बदलाव आए हैं बल्कि करियर प्लानिंग को लेकर भी उनकी सोच का क्राइटेरिया बहुत हद तक अब बदल चुका है। उनके फ्यूचर को नई ग्रोथ देने के लिए ढेरों नए स्पेशलाइजेशंस पर काम होना शुरू हो गया है। अब एग्जांपल के तौर पर बात करें तो इंजीनियरिंग को ही ले लीजिए। इस कोविड फेज ने इंजीनियरिंग को हेल्थ केयर सेक्टर से जोड़कर स्टूडेंट्स की सोच को नए पंख दे दिए हैं, जिसने इस दौरान लोगों की लाइफ में आने वाले सैकड़ों चैलेंजेस के बेमिसाल सॉल्यूशंस दिए। सो इस तरह से इंजीनियरिंग के साथ बायो की फील्ड में जो बूम आया, उसी से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स के कई कंफ्यूजन्स का आज इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा उन्हें सॉल्यूशन, वो भी एक्सपर्ट्स के जरिए, जिनमें शामिल हैं अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के चेयरपर्सन डॉक्टर नवीन कुमार, इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज के सीनियर करियर काउंसलर इंजीनियर कमलाकर द्विवेदी, और वाराणसी से आईआईटी बीएचयू के एक्स डीन डॉक्टर एसके शर्मा जी। सो एक्सपर्ट, स्वागत है आप सबका बहुत बहुत हमारे इस कॉन्क्लेव पर, हमारे इस वेबिनार पर। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, पिछले गुजरे दौर में जिस तेजी के साथ हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में इंजीनियरिंग की मर्जिंग हुई है, इंजीनियरिंग के साथ मिलकर जो हेल्थ केयर सेक्टर में जितने नए इनोवेशंस हुए हैं, उसने जो स्टूडेंट्स के लिए नई राहें खोली हैं, उनको लेकर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला सवाल पूछते हैं डॉक्टर नवीन जी से। सर, पिछले दिनों गुजरे कोविड पीरियड के दौरान आनन फानन में ही सही पर मेडिकल फील्ड में बहुत सारी चीजों का इनोवेशन हुआ, फिर चाहे वो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, ये लाइट आउट जला, ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स हो या कॉन्सेंट्रेटर्स हो, ढेरों ऐसी चीजें सामने आई जिनमें इंजीनियरिंग लेवल पर इनोवेशन बहुत साफ नजर आया। ऐसे में मेडिकल फील्ड में इंजीनियरिंग के इस तरह से मर्जिंग को आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की नजर से किस तरह से देखते हैं? Thank you, Ruchi. Thank you very much for this opportunity. And डॉक्टर नवीन सर, मैं बोलना चाहूंगी कि यू कैन टेल योर आंसर्स इन इंग्लिश आल्सो। Okay. Thank you very much. Yeah. So once again, thank you very much to all of you. First of all, I heartily welcome Dr. Sharma and Dwivedi sir for joining this discussion. I also welcome all the audience who are listening live to us, and this is very interesting discussion. So I welcome you all for this discussion and this afternoon on the very hot topic and very interesting topic, in fact. So in fact, the phrase that Ruchi put it, like a merging of medical and engineering. So how do we look and what are the opportunity that we can see, especially for the student? Yeah. In my understanding, I don't think this is new. The phrase has been there, and I think they are complementary. The problem is we could not understand it, and we could understand only now during this pandemic. Now this pandemic, of course, we see that this could have been one of the worst perhaps disasters that we have faced recently. But it has taught us many lessons, and one of the lessons that we got it from this pandemic is unity. So this in fact has united us, whoever is there, whatever they are doing, but during this time we are all together, we are serving all together, we are finding a solution all together. So that is what we can say, that this is one of the advantage to us, that we have learned a lot. Now if we talk about this advantage of technology, apart from the unitation, right, that the unity, the technology, it has brought everyone together and taught us know how to find a solution which can serve the society. And the best example is what we are seeing is engineering and medical coming together. Sometimes
we work in war-like a situation. For example, in academic, what we see, no, tomorrow there is a deadline. So if there is a tomorrow deadline and we have to submit a paper, it means what will happen? We have to submit. We have to work 24 hours in order to complete that. And this is what we have seen recently during the pandemic, that if we have to design a simple mask, we all became together and find out a solution, and we design and delivered it. You see the example of vaccination, that the time that we have taken in order to innovate, in order to discover that and serve so many people across the world. It is not a small achievement. It is very big achievement for us. Definitely. And it has not happened only because of the medical people they are involved. No, it has happened because all the field, across the field, whether it is science, art, engineering, or medicine, all they came together to accomplish this task. Right? Today, for example, when it started, a mask we were getting not less than 100 rupees, 200 rupees, 250 rupees, or so on, and people were buying this. But what is the situation today? In 10 rupees or even in less than 10 rupees, we are getting very good quality of mask. Now, coming to what engineering and how this engineering and medical is complementary. Yes. Can we think of, without oxygen meter or temperature meter, doctor will, by seeing, doctor can say what is your problem and what is your disease? No. Yes. So there is a test equipment, there is a device, medical device, everything. Who makes it? Engineering design. Yeah. Take the example of a common operation theater. Who designed the operation theater? Is it doctor? No. No. It is a mechanical engineer, it is an engineer, it is civil engineer, it is electronics engineer, it is all the engineers who work together and design, develop it. The medical devices, X-ray machine, MRI, all this if you take, there is engineering involved. And therefore, engineers are always required, whether it is a medical field or it is any field. And in my opinion, what I strongly say, that medical and engineer, they are complementary. And this pandemic has actually taught us and brought us together and given the meaning of actually this merging technology. जी, So बिल्कुल I सही think this is कहा what I जी, can say. जी, बिल्कुल सही कहा व्हाटएवर डॉक्टर नवीन कुमार हैज सेड कि जो इंजीनियरिंग का हेल्थ केयर में जो मर्जिंग है वो आज की कोई नई चीज नहीं है, वो बहुत पहले से चलती आ रही है। बट इस कोविड के दौरान जिस तेजी के साथ वो उभर कर सामने आई है, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी चीज को जो स्टूडेंट्स ने भी आगे देखा है, उसको समझा है, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट करा है कि आगे आने वाले समय में जो इंजीनियर्स हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़कर और भी कई तरह की चीजें कर सकते हैं और भी कई तरह के इनोवेशंस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीन कुमार जी, हमें इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए कि जो इंजीनियरिंग है वो हेल्थ केयर से जुड़कर कितने इंपॉर्टेंट काम करता चला आ रहा है। अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अगला सवाल पूछेंगे डॉक्टर एस.के. शर्मा जी से। सर, आपके पास आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल, एकदम आ रही है जी। सर, हम लोग जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिकल में अब इस तरह से इंजीनियरिंग की जो मर्जिंग हुई है, इस बीच हमारे आज के स्टूडेंट्स के करियर को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर ये आने वाले समय में क्या बदलाव ला सकता है? किस तरह के स्पेशलाइजेशंस को क्रिएट कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे अच्छी बात ये है कि जो चीज़ें हमने कोविड में डिस्कवर की और जो बिजनेस प्रपोजिशंस कोविड के दौरान हमको मिले, उन्होंने कई नए रास्ते हमारे लिए खोल दिए हैं और कई कैरियर ऑप्शंस बच्चों के लिए नए भी आ गए हैं। तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम सबसे पहले कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है
वो एक ऐसा टूल हम लोगों को मिल गया जिससे खास करके हम आईटी सेक्टर की बात करें तो, बाकी सर ने मैकेनिकल की बात की, इस सेक्टर में कमाल कमाल का काम हो गया। लोगों ने उसके तरफ दिलचस्पी ली। सो पहला तो कोविड-19 का जो प्लेटफॉर्म, अरे जो डिजास्टर था या जो क्राइसिस थी, उसमें हमने इसको सब, इसके कई हिस्से हैं जो जल्दी से मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, बच्चों को। पहला तो हम लोगों का IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उसका इस्तेमाल जहाँ जहाँ हुआ है, क्लिनिक्स में हुआ है। खास करके बिग डेटा एनालिसिस हम उसको बोलते हैं, जो डेटा बहुत ज़्यादा होता है उसको क्रंच करके हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके अपने बिजनेस के लिए या अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज के लिए निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं बिग डेटा। अब बिग डेटा में एक बच्चा पिज़्ज़ा खरीदता है, उसका भी रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। वो उसको ट्रेस करते हैं 10-10 साल तक और कहते हैं कि अगर 250-300 रुपए का पिज़्ज़ा खरीद सकता है तो 10 साल बाद कार भी खरीद सकता है। यह है बिग डेटा का कमाल। तो इसका जो, आप जाइए पिज़्ज़ा वालों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ऐसे डेटा वो लोग हमारी मशीन से कॉपी करके कुछ पैसे में ले जाते हैं। तो ये बिग डेटा हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी के साथ जब मल्टी लेयर हम लोग करते हैं, उसको डीप लर्निंग बोलते हैं, उसका जो यूज हुआ है फॉर प्रिडिक्शन ऑफ कोविड, ये भी बहुत ही सराहनीय है। इसके बाद एक बैक प्रोपोगेशन, बैक साइड में हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। अभी करंट हमारे पास जो डेटा है, उसके पिछले का डेटा, उससे पहले का डेटा, उसको एनक्रिप्ट करके, तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अगर बच्चे नहीं जानते तो हम बता देंगे बाद में। तो ये सारी चीज़ें सब हमारे डिजिटल टूल्स में ही आती हैं। तो और 5G का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उसका कंपोनेंट, जिसमें हम कस्टमर को अपने से जोड़ रहे हैं बिग डेटा के थ्रू। उसके अलावा हमने इंटेलिजेंट बॉट्स माने इंटेलिजेंट रोबोट, जो अब तक मरीज को दवाई देना, जिसके पास लोग जाने से डरते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। कई बॉट्स तो अलीबाबा को देखिए, अलीबाबा का जो प्रोडक्ट जनरेशन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो खुद ही जनरेट हो जाता है, उसको उनको लिखना नहीं पड़ता। आपकी फील्ड में जिसको आप लोग प्रिंट मीडिया बोलिए या इंटरनेट मीडिया, जो आपके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अखबार हैं, ये सारे के सारे, वॉशिंगटन पोस्ट हो, फोर्ब्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इनके मैटर भी अब खुद ही जनरेट करते हैं। आप तो लिखती होंगी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेते हैं। ये है AI का कमाल। अभी आप कोई इंग्लिश का हमको वो दीजिए पेपर, मैं उसको हिंदी में 1 मिनट में डाल के ट्रांसलेट कर। तो ये जो नई चीज़ें आ रही हैं, ये बताती हैं बच्चों को कि किधर जाना है, जाना किधर है। नेचुरली इंफॉर्मेशन साइंसेस, डेटा साइंसेस, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरह से मशीन विजन और AI का जो आपस में संबंध है, एक्सरे ऑफ लंग्स, एक लंग के टुकड़े में बता देंगे कितना इन्फेक्शन है। तो ये सब डॉक्टरों को मदद करने के लिए जो मशीन विजन आया है। फिर ये पिज़्ज़ा वाले भी पिज़्ज़ा की क्वालिटी चेक करने के लिए सारी चीज़ें लगा रहे हैं, क्या वो उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, उसका जो किसी ने मांगा मान लीजिए मशरूम पिज़्ज़ा, तो वो मशरूम ठीक क्वालिटी में है, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें उभर के आई हैं, क्योंकि कोई कस्टमर अब आंख से देख नहीं रहा है, आना अलाउड नहीं है दुकान में। तो ये सारी चीज़ें AI से, रोबोट्स एंड ड्रोन, ये भी हम इसी में लेते हैं, इंफॉर्मेशन डिजिटल टूल्स में। ड्रोन के थ्रू अब रोबोट का, डॉक्टर साहब सभी को मालूम होगा, कम से कम 3 लाख ऑपरेशन हिप जॉइंट्स के कर चुके हैं रोबोट्स। ड्रोन के थ्रू दवाई भेजना, ड्रोन के थ्रू चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल को नजर रखना, किस इलाके में क्या हो रहा है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। व्हीकल ऑटोमेशन, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, व्हीकल जाती नहीं है इधर से उधर तक, तो ऑटोमेटेड व्हीकल यहाँ अभी नहीं है। स्कैनिया और ये लोग कोशिश कर रहे हैं, टेस्ला,
उसके थ्रू काम होता है। उसके बाद 5G नेटवर्क, अब 4G से 5G हमको चाहिए इसलिए कि हमको बहुत फास्ट जैसा ऑनलाइन प्रोसेस करना है, इतना तेज करना है कि रियल टाइम डेटा जो हम करते हैं वो हमको चाहिए। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं फिश फार्मिंग का। जी वो फिश फार्मिंग वाले, एक फिश है सोलमन हम तो खाते नहीं, लेकिन उसको उसके ऊपर जो चिकत्ता होता है, उसका जो मुंह होता है, उसका जो शेप होता है, उसको देख के वो घर बैठे बैठे अपने वहाँ बताता रहता है कि इसकी फीडिंग ठीक नहीं है, इसकी फीडिंग ठीक नहीं है, इसको इस तरह का ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोगों को 5G से ही मिलेगा। जी बच्चे गेम खेल रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिल्कुल। सामान जो है घर पर नहीं पहुंच रहा, सामान को ऑगमेंटेड रियलिटी या विजुअलाइजेशन करके हम दिखाते हैं, उसको ड्राइंग रूम में सोफा फिट करके दिखाते हैं। तो ये दूसरा जी एरिया नया एमर्ज होके आ रहा है। तो 5G आने से ये सब चीजें चेंज होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेड साइड इलेक्ट्रॉनिक्स। बेड साइड इलेक्ट्रॉनिक्स माने बैठे बैठे आपके घर के बिस्तर के ऊपर आपको इलाज मिल जाए छोटे छोटे डिवाइसेस से। ये सारी चीज़ें जो हमको अब मिल रही हैं वो सब बहुत उपयोगी हैं। इसी हिसाब से अगर हम चलें तो बहुत सारी नई नई डिसिप्लिन हमारे पास, समय कितना है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन जी बहुत जी सारी नई डिसिप्लिन है जिसको बच्चे अब जी पढ़ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने इतने मतलब ढेर सारे कोर्सेज और स्पेशलाइजेशंस के बारे में बता दिया, और ज़ाहिर तौर पर कि हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशलाइजेशंस के तौर पर काफ़ी कुछ रह जाती हैं। उसके लिए अभी बहुत सारे टाइम की ज़रूरत है। बट सर मैं जानना चाहूँगी, इस बीच आपने जो ब्लॉकचेन के बारे में बात की थी और यू सेड कि अभी आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो कैन यू प्लीज़ डिस्क्राइब दैट नहीं, ब्लॉकचेन? देखिए जी, ब्लॉकचेन में कोई खास बात नहीं है, खाली जी, जी। नए नए बज़वर्ड्स आते रहते हैं मैनेजमेंट में। नए नए अगर बज़वर्ड नहीं आएंगे तो बिकेगा नहीं। ब्लॉकचेन जी, कुछ नहीं है, जैसे आपका रेल का डब्बा है, इंजन के जी, पीछे दूसरा डब्बा, दूसरे के पीछे तीसरा डब्बा। ये इंफॉर्मेशन कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जिसके जी, बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकते, और एनक्रिप्टेड होना चाहिए ताकि डेटा सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ ना कर सके। तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, डेटाबेस, ये मैनेजमेंट सिस्टम है डेटा को मैनेज करने का। जैसे आप डेटा रखती हैं अपने अपने फोन में, वैसे ही हम जी, लोग ज्यादा डेटा को वहां रखते हैं। नाम दे दिया ब्लॉकचेन, ये अभी का ब्लॉक है 2021 का, इसके पीछे 2020 का डेटा। 2-3 साल का डेटा रहने से हमारी फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट होते हैं। जी, बहुत पुराना डेटा हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि मार्केट, तो अगर ब्लॉकचेन पर आप या इस तरह की चीज़ों पर कभी बात करें तो हम आपको रिलेशनल जी, डेटाबेस से ये सब समझा सकते हैं। जी, बिल्कुल। इस बीच में जो डॉक्टर एस के शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, वही कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नाम सिर्फ नया कुछ इनोवेटिव सा रख के हम उनको इनोवेशन के कैटेगरी में रखते हैं कि लाइक ब्लॉकचेन, जैसे सर ने बताया कि कोई नई चीज़ नहीं है, बट उसको एक नया नाम दे दिया गया है जिसमें एक इनोवेशन सा क्रिएट हो रहा है। खैर, अभी हम लोग जो अपने इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कमलाकर द्विवेदी सर से। सर, पोस्ट कोविड और दूसरे ढेरों चैलेंजेस की तरह स्टूडेंट्स के लिए अब करियर प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना करियर तलाश रहे हैं, उनके लिए तो इस सेक्शन में अब और भी कई नए ट्रेंड्स ऐड हो चुके हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के फेज़ में पोस्ट कोविड बायोटेक्नोलॉजी के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच रुचि जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जी, बुलाया हमें, मैं कोशिश करूंगा। मैं अपनी बातों को डॉक्टर नवीन ने एंड डॉक्टर शर्मा ने बहुत अच्छी तरह से बताया। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या नई नई चीज़ें आविष्कार हो रहा है और कैसे वो दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। बट मैं अपनी बात को रिस्ट्रिक्ट करूंगा जो आज का मुख्य मुद्दा है कि हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इज बायो इंजीनियरिंग, हाउ इज बायोमेडिकल साइंसेज कनेक्टेड विद द हेल्थ केयर सिस्टम। जी, तो सबसे पहले जो आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या नए डोमेन्स हैं, स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्यों जाया जाए। जी, बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी में जाने के लिए दो रास्ते हैं।
एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला स्टूडेंट जो है वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में जा सकता है। और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट जिसने पीसीबी बायोलॉजी नहीं है, केवल पीसीएम लिया है, वो भी एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करके उसी दुनिया में पहुंच सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी दोनों रास्तों से पहुंचा जा सकता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि सर दोनों में से कौन सा बेटर रास्ता है। जी। जो डेस्टिनेशन है वो दोनों के एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। पर अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, तो मैं वेरी फ्रैंकली आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया को देखते हुए थोड़ा सा बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के फेवर में रहूंगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में आपको बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई दी जाएगी उसमें ये सारे एलिमेंट्स जिनके बारे में डॉक्टर शर्मा ने बात की है, जो कि आजकल बहुत जरूरी हैं, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आईओटी, क्लाउड, ये सारी चीजें एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में इसका थोड़ा थोड़ा इनपुट स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा, जो कि आगे चल के आज पोस्ट कोविड की दुनिया में बहुत जरूरी हो गया है। तो पहली चीज तो ये दो रास्ते हैं। दूसरा, रुचि जी, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। हम बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग साइंसेज या बायो मेडिकल साइंसेज की बात कर रहे हैं ओनली रिलेटेड टू द जूलॉजी पार्ट, मतलब द मेडिकल फील्ड, लेकिन हम भूल रहे हैं कि इससे एक और दुनिया में जाया जा सकता है जो कि बॉटनी से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, उन दुनिया में भी इसी सब्जेक्ट को पढ़ करके स्पेशलाइज किया जा सकता है, और उसमें भी बहुत नए नए आविष्कार हो रहे हैं और उसमें भी जाया जा सकता है। अब हम आते हैं कि एक स्टूडेंट जिसने समझ लीजिए पीसीबी लिया है और वो बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, तो पहला चरण है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हम करेंगे। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल या 4 साल जैसा कॉलेज होगा वो कोर्स मिलेगा उनको। हो सकता है कि उस 3-4 साल में उस स्टूडेंट के अंदर जो जज्बा था बायोलॉजी के लिए जी। या बायोमेडिकल साइंसेज के लिए या लाइफ साइंसेज के लिए या बायोकेमिस्ट्री के लिए, वो जज्बा कम हो जाए या गायब हो जाए, तो उसके बाद वो, उसको जरूरी नहीं है कि वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करे, उसके पास और बहुत से रास्ते हैं। वो एमबीए कर सकता है, वो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी कर सकता है। आज रेडियोलॉजी में और लैब टेक्नीशियंस की बहुत सख्त जरूरत है, इनकी शॉर्टेज कोविड के बाद बहुत महसूस हुई है। और मुझे जानकारी ये मिली है कि इन लोगों के जो ट्रेन लोग थे उनको डबल सैलरी पे कंपनीज ने या हॉस्पिटल्स ने रिक्रूट किया है उन जॉब्स के लिए, क्योंकि उनके पास वो स्पेशल टेक्नोलॉजी या स्पेशल नॉलेज या स्पेशल एक्सपीरियंस था। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल का जो मिश्रण है, जो इनका संगम है, वो केवल बायोटेक्नोलॉजी से ही नहीं है, लेकिन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद वो और रास्तों से अपने करियर को बना सकते हैं जी। अब दूसरी तरफ आइए, जो कि और एक और जॉब ऑप्शन है, क्योंकि आज के सेशन में आने के पहले मैंने कल रात को थोड़ा सा यूट्यूब पे जाकर के कुछ वीडियो लेक्चर देखे एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि वहां पे बहुत लोग बायोटेक्नोलॉजी को बहुत नीचा दिखा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, इसको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत मेहनत है, इट इज नॉट इजी। जैसे इंजीनियरिंग में भी आज 8 लाख बीटेक डिग्री हर साल दी जाती हैं वेरियस कॉलेजेस में, लेकिन 2 लाख इंजीनियर्स को नौकरी मिलती ही नहीं है। उसी तरीके से जो मेहनत करेगा, जो अच्छे कॉलेज में जाएगा, जो अपने स्किल को डेवलप करेगा, वो सिकंदर बनेगा। एंड उसके लिए कोई भी करियर मुश्किल नहीं है, वो कोई भी करियर प्राप्त कर सकता है। और ये एक बायोटेक्नोलॉजी वाला हिस्सा है। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं बायोमेडिकल साइंसेज और बायो इंजीनियरिंग। पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, कल के पेपर में था, कल के न्यूज में था
that IIT Kharagpur is starting a medical college. जी ये जी पिछले 3 साल से 4 साल से वहां योजना बन रही है। उन्होंने आज से 15 साल पहले बायोमेडिकल साइंसेज का कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, जो कि पहली बार इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस को जोड़ रहा था। जी और जी अब वो सपना और साकार हो रहा है। IIT खड़गपुर इसी साल मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगा स्टूडेंट्स का। तो अब आप सोच लीजिए, एक ही छतरी के नीचे एक डॉक्टर भी पल रहा है और एक इंजीनियर भी पल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कहां हम जा रहे हैं, और ये जी बहुत बिल्कुल अच्छा कदम है। और ये मैं IIT कानपुर से हूं, वहां के मेरे पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलता रहता हूं। IIT कानपुर की भी ये योजना है, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि 2 से 3 साल के अंदर IIT कानपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो ये जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का मिश्रण है, ये सोच पिछले 15-20 सालों से है। जैसे डॉक्टर नवीन ने कहा, कोई नई चीज नहीं है। डॉक्टर डॉक्टरी करता है, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट इंजीनियर बनाता है। तो उसी तरीके से ये दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगे। और कोविड की वजह से क्या हुआ है, कोविड की वजह से ये जो चीजें 2 साल 4 साल बाद होनी थी, वो आज हो रही है। जी जी कोविड ने इन सब चीजों को प्रीपोन करा दिया है। जल्दी से जल्दी इसकी जरूरत पड़ गई है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कमलाकर सर। सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की मर्जिंग ही नहीं, इसको लेकर सिर्फ नहीं, कई और सारी चीजें ऐसी हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो बहुत आगे, बहुत आने वाले समय में बहुत आगे होने वाली थी, लेकिन वो जो कोविड फेज है वो उसको बहुत पहले ले आया है, स्टूडेंट्स के लिए भी और कई चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल लाइफ के लिए भी। बट सर इस बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल दिमाग में आ रहा है जो आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी बात चल रही है बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल की मर्जिंग को लेकर, तो इस बीच में कोविड फेज के दौरान कई बच्चे, मतलब जिन्होंने देखा कि किस तरह से जो मेडिकल चीजें हैं वो इतनी ग्रोथ कर रही हैं और कितनी जरूरत है उनकी फैमिली को, हर किसी को मेडिकल से रिलेटेड चीजों की, तो उनके दिमाग में भी अब चीजें चलने लगी हैं कि वो भी आगे चलकर मेडिकल फील्ड में ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल की मर्जिंग के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, तो आफ्टर 9th और आफ्टर 10th कैसे, किस तरह से उनका स्ट्रीम सिलेक्शन होना चाहिए और किस तरह से उनकी तैयारी होनी चाहिए कि वो आगे इसी राह पर आगे बढ़ सके? तो जैसे मैंने बताया आपसे जी कि या तो स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में जाना चाहेगा क्योंकि उसका ज्यादा इंटरेस्ट बायोलॉजी में है या बायोकेमिस्ट्री में है या माइक्रोबायोलॉजी में है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर उस स्टूडेंट के अंदर टेक्नोलॉजी मीनिंग द इंजीनियरिंग पार्ट इज स्ट्रॉन्गर। तो पहला कितने स्टेप होगा कि शुड दे टेक PCB और शुड दे टेक PCM। जी मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ PCMB। I do not advise any student to take physics, chemistry, maths and bio, क्योंकि बायो 2 सब्जेक्ट के बराबर होता है 11th-12th में, मैथ 3 सब्जेक्ट के बराबर होता है 11th-12th में, और लेवल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ स्पेशली 11th-12th में 2 से 3 गुना मुश्किल हो जाता है क्लास 9-10th के कंपैरिजन में। तो बहुत जरूरी है कि 10th के बाद वो एक बेसिक असेसमेंट, अपना इवैल्यूएशन, अपने एप्टीट्यूड को टेस्ट कर लें कि उनके लिए PCB बेहतर रहेगा या PCM। एक बार उन्होंने PCB या PCM चुन लिया है, तब दूसरा रास्ता आता है कि हम PCB के जरिए कहां कहां जा सकते हैं और PCM के जरिए कहां कहां जा सकते हैं। तो अगर उनको इंजीनियरिंग में जाना है तो उनको तैयारी करनी पड़ेगी कैसे हम एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं। IIT JEE की तैयारी करें। IIT JEE में लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है आना, हाँ मुश्किल है, लेकिन IIT JEE के अंतर्गत 120 कॉलेजेस हैं, जबकि IITs केवल 23 हैं। तो बाकी 100 कॉलेजेस भी उसी IIT JEE के छतरी के नीचे हैं। तो उसकी तैयारी करेंगे तो उन 120 कॉलेजेस प्लस अदर कॉलेजेस में वो दाखिला पा सकते हैं। तो उनका अगर इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है और उनको डेवलप करना है टेक्नोलॉजी जो आगे चल के मेडिकल साइंस में यूज हो सकता है, तो वो किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के बायोमेडिकल साइंसेज या बायो इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि उनको ये दोनों पका पकाया मिला मलाया फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स
पीसीबी से वो जाना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादातर बच्चे सोचते हैं पीसीबी के बाद डॉक्टर बनना है। जी बिल्कुल डॉक्टर बनो, लेकिन भाई डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 साल कड़ी मेहनत करनी है। क्या वो आपके अंदर है जज्बा? अगर है, गो फॉर इट। अगर नहीं है तो थिंक बायोटेक्नोलॉजी, थिंक बायोकेमिस्ट्री, थिंक बी फार्मा, देयर आर मेनी अदर डोमेन। एंड यहां मैं एक और छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं, जो मैंने पहले तुलना की थी बीएससी एमएससी बायोटेक एंड बीटेक बायोटेक की तुलना की थी। तो जो बच्चे बीएससी एमएससी का रास्ता चुनते हैं बायोटेक में जाने के लिए, मेरी उनसे सलाह है कि अपने कॉलेज में पढ़ते वक्त वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हर साल कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ऑन डेटा, एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, आईओटी, क्लाउड एक्सेट्रा करें। क्योंकि उस ऑनलाइन कोर्स से जो शर्मा जी ने बताया, उनकी जो बुनियाद है वो मजबूत होगी इस दुनिया में, इस फील्ड में दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने में। जी। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, कमलाकर सर ने जो बायोटेक्नोलॉजी को लेकर प्रिपरेशन का क्राइटेरिया बताया है, वो बहुत क्लियरली बताया है। बहुत यूजफुल हो गया जानकारी हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कमलाकर सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नाउ वी अगेन कम टू डॉक्टर नवीन सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी हम लोग जिस बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट फेज के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक बात करें अगर इसके पहले पार्ट की, यानी कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिस पे अभी हमने शॉर्ट में बात करी, तो इसमें स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर किस तरह से तलाश सकते हैं? उनके लिए जो जॉब का क्राइटेरिया है, जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, वो क्या क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है रुचि। सो एंड आई थिंक द्विवेदी सर हैज गिवन ए पाथ एंड he has told the way to reach to biotechnology. Yes. Now what I will say is, what is biotechnology? Yes, So please. because this is very important to know, and the phrase that I'm going to tell you, I think every human being will say that no, this is very good field that we have to do it. Yes, So actually, what is at least, जी exactly? So बिल्कुल। what is biotechnology? It is a technology based on biology. This means that हम सेलुलर मोलिकुलर स्ट्रक्चर को रीड करके एंड वी कैन डेवलप ए टेक्नोलॉजी, that is biotechnology. जी We also say that in fact biotechnology or biotech is helping to heal the world. Now there is what gravity you can see. It means some technology we can develop, therefore it benefits a human being, it actually cures the human being. And what can be the best in life other than doing this task, right? So this is what the biotechnology field is. Second is coming to different parts. What are the different branches we can go? We have medical biotechnology, we have pharmaceutical biotechnology, we have plant biotechnology, fermentation, we have food, we have environmental biotechnology. So there are n number of branches that people, those who are interested in that, they can take it. For example, if we are I'm very good and I like agriculture, or I like the food quality, I like to preserve, I like to develop a method to preserve the foods on product, जी then what I should do? I have to follow this, I have to go for this, right? जी So there are n number of branches in biotechnology which people can definitely opt for. Coming to medical biotechnology. Now the medical biotechnology, it is what the directly supporting the healthcare. So the technology which supports or which helps the healthcare sector, it is what we call it as a medical biotechnology, or you can say the application into the healthcare sector. The biotechnology company, during the pandemic, you must we have seen, right,
how aggressively they worked, and what are the things that they have developed within very, very short time. यदि हम रूटीन बेस जाते फॉर दिस डेवलपमेंट, it could have taken not less than 8 to 10 years of time. But because of this situation, everybody came together and contributed, and we can see the result in front of us, right? So that is, so whether it comes to develop a diagnostic kit, it comes to develop vaccines, it comes to develop a drugs, or even medical machinery, the biotechnology people, they are there to do this, right? जहां तक द कैरियर की बात है, जी, lot of career opportunities are there, especially in R&D, research and development. In every field related to bioscience, related to biology, there are a lot of research going on, and you have opportunity. If you have little interest after even doing BSc or MSc, if you are little bit of research oriented, you will immediately get somewhere in some lab as a JRF, as a project assistant, or so on. So there is no scarcity of career in this biotechnology area. Let us go to talk about pharmaceutical. The pharmaceutical industry itself is a big, and you have a lot of opportunity there. You can be employed in hospitals, you can employed in diagnostic centers of hospital or clinical area, even in manufacturing where the machinery is produced. You are the key person there. You have to check the quality, you have to design it, you have to verify the design. Who will do that? This is all the biotechnology and engineering. Those who are taking, they are going to work onto this. The medical scientist, this is one portfolio. Lot of demand is there for medical scientist. The chemical engineer, because you are studying the molecular level, you are studying the cellular level of our body structure. After studying this, you are developing a technology. I am a solid electronics or communication engineer. I know a communication system, how it works, and then we can develop a technology. But I cannot develop a technology because I don't know how our body functions, how our mind functions, how our brain functions. But after studying this functionality of your body part and body, then you are developing the technology. And I think you are the best person to do that. And this is the biotechnology field who are going to serve this purpose. In coming to the food sector, the food biotechnology, the quality engineer, you are the quality manager there. Without you, the food processing cannot happen. If food processing has happened, you are the last person to certify, verify. Okay, it can go for a consumer now. Who will do? A solid engineer will not do. A simply science graduate will not do. You have to have that knowledge. Regulatory affairs, policy maker in that food industry, and nutritional therapist, right? The product development related to this. So there are huge opportunity we see in different area of biotechnology, whether it is a plant, it is a food, it is a medical health care, or it is a pharmaceutical industry, anywhere. There are a lot of opportunity, and therefore I believe personally, though I am telecommunication engineer and all these things, but I think today biotechnology has a lot of scopes and career, and people should do, and people should go into this field. Thank you. जी, तो इस बीच जो डॉक्टर नवीन कुमार जी ने बायोटेक्नोलॉजी को जिस खूबसूरती के साथ उसको एक्सप्लेन करा है, वो वाक़ई बहुत जानने वाली चीज़ है, क्योंकि आज भी जब हमने कोविड फ़ेज़ के दौरान इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बावजूद जो बायोटेक्नोलॉजी है, फिर भी उस जो वर्ड है, उसको बहुत हल्के में कुछ लोग लेते हैं। तो उसको जो एक्सप्लेन करा है डॉक्टर नवीन कुमार जी ने बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस करा है। एंड
सर इस बीच एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पूछना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, स्ट्रीम सिलेक्शन वगैरह को लेकर कमलाकर सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा। उसके लिए जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें बताई। अब इस बीच में जो एक सेक्शन रह जाता है उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर इसको लेकर स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक और बड़ा चैलेंज होता है कि वो इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कैसे करे। तो उसके लिए क्या कोई खास क्राइटेरिया है जिसको लेकर उसको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ खास चीजों को दिमाग में रखकर, ताकि वो उसकी स्टडीज और उसकी इस स्ट्रीम में परफेक्टली आगे बढ़ सके? तो उसका इंस्टीट्यूट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हाँ, अगेन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। So as I said, in biotechnology you have medical biotechnology, you have pharmaceutical biotechnology, you have plant, you have food, you have fermentation, you have environment. No, so now the thing is, as Dwivedi sir was saying, so your interest, you have to grow your interest from 9th and 10th and see where your interest lies. Is that something you are breaking, that your father brings in a house, something electronics you are breaking and trying to make it, or you are trying to understand the nature? What is that you have in your mind, and what you want to do? Once you know that, and slowly you will come to know, then you will see, okay, my interest in agriculture. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आज के डेट में मैं बाहर भी हूँ, बट मुझे लगता है कि इफ आई गो बैक टू होम आई कैन डू वेरी गुड एग्रीकल्चर वर्क. My productivity will be very good. Yield will be very good even with a small plot that I have. Unfortunately अभी तक टाइम नहीं मिला है जाने का, but if I go, I can produce much more than what people are doing in village right now. जी. तो वो जो इंटरेस्ट है, when interest comes to you, that whether I have interest and intended towards agriculture or towards food or towards environment, nature, or towards human healing, right? No, I want to serve someone. I want to develop a technology to ensure that nobody dies, nobody suffers with something, or so on. So based upon this, then you can find, because every institute will not give you all this specialization. Yes, actually. जी. So once you come to know, then I think you can select where you want to go and find out the institute, and perhaps Dwivedi sir and other people, they have the those database. Definitely they will be helpful to people, those who want to select them. Yes. जी. जी, कमलाकर सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी. मैं बेसिकली आई वांट टू ऐड इन दिस, मेरे ख्याल से आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक था कि एक बच्चे ने डिसाइड कर लिया है हमें बायोटेक्नोलॉजी बीएससी एमएससी के रास्ते जाना है, तो हमारे लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा होगा? एक बच्चे ने डिसाइड कर लिया हमको बीटेक के रास्ते से जाना है, तो हमारे लिए कौन सा बीटेक इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा? जैसे इंजीनियरिंग की जब कोई बच्चा सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले आईआईटी आता है, तो उसी तरीके से इंस्टीट्यूट को चूज करना। तो मेरा अपना सोच विचार इसमें ये है कि 2-3 पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इवॉल्व फील्ड नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी को इंडिया में शायद आए 20 साल हुए होंगे, और इसके रेगुलेटेड कोर्सेज पिछले 15-10 साल से लगभग चल रहे हैं। तो इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि जो बीएससी एमएससी वाले रास्ते हैं, जहां तक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है, स्टूडेंट्स कैन चूज एनी कन्वीनियंट वेल पोजिशन कॉलेज जहां जो उनको कन्वीनियंट लगता है और जा सकते हैं। लेकिन जो मास्टर्स कोर्स करना है, जो स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे डॉक्टर नवीन ने बताया कि 5-6 डिफरेंट डोमेन्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो सही इंस्टीट्यूट चुने। हो सकता है एक इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा एनवायरमेंटल के लिए बहुत अच्छा है, तीसरा फूड टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है। तो वो जब एमएससी स्टेज पे आएंगे तो उनको वो थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में जाकर के एनालिसिस करना है। और इसका एक सरल तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है कि आप कोरा के ऊपर क्वेश्चन डाल दीजिए अपना, और आपके पास बहुत सारे जवाब आ जाएंगे।
उनको आप फिल्टर करके देख लीजिए कि इसमें से कौन सा अच्छा है। दूसरा है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स के पैरामीटर्स होते हैं कि उनका प्लेसमेंट कैसा है, उनके टीचर्स कैसे हैं, कितना पुराना इंस्टीट्यूट है, वहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं। ये भी एक तरीका है पता करने के लिए कि कितना अच्छा या क्या लेवल है इंस्टीट्यूट का। तो जो बीएससी एमएससी का रास्ता है वो आई वुड से दिस वुड बी अ गुड वे टू फाइंड आउट। और जो बीटेक वाला रास्ता है, बीटेक में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो अंकल गूगल को सब मालूम है और सारे बच्चे गूगल के पास जाते हैं और उससे पूछ लेते हैं। लेकिन डोंट टेक गूगल एज अ गॉस्पेल ट्रूथ, मतलब वो भगवान की देन नहीं है। गूगल का सारा इंफॉर्मेशन लीजिए, उसको उसके ऊपर अपना विवेक इस्तेमाल करिए। आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों का क्या रोल होने वाला है, प्लीज उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे। इट इज एब्सोल्युटली अनलिमिटेड, इट इज बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। जो चीज लोग सोचा नहीं करते थे आज से 150 साल पहले, किसी ने सोचा नहीं था कि एक लोहे का चिड़िया होगा, हवाई जहाज की तरह, चिड़िया की तरह उड़ेगा। स्टार वॉर्स पिक्चर बनी थी, उसमें बहुत सी चीजें दिखाई गई थी जो कि इम्पॉसिबल थी, दे वर साइंस फिक्शन, बट दे हैव ऑल बिकम, आज वो सच्चाई हो गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे वॉचेस डेवलप हो रही हैं, जैसे आपको पता है फिटबिट बहुत से स्टूडेंट यूज करते हैं। फिटबिट आप एक घड़ी पहन लीजिए, वो आपके पूरे बॉडी पैरामीटर्स, आप कितना चले, कितना आपने कैलोरीज बर्न किया, कितना एनर्जी इस्तेमाल किया, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, बताता है। अब उसी का दैट सेम वॉच आपको बताएगा कि आपके हार्ट में कोई तकलीफ है क्या, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका स्लीप एपनिया एक बीमारी होती है जिसमें कि इंसान सोते सोते वो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए उसकी सांस बिल्कुल रुक जाती है जी। एक बीमारी है स्लीप एपनिया। तो जी। वो बीमारी बहुत जानलेवा है, अगर उसको सही टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो वो जो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए सांस रुक जाती है, जब वो 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए एक तरफ जाने लगती है तो इंसान अपनी नींद में ही मर जाता है। घड़ी डेवलप हो रही है जिसमें स्लीप एपनिया को मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, इन सब के जरिए हो रहा है। तो इसका तो रोल एब्सोल्युटली अनलिमिटेड है। इसके अलावा जो कोविड की वैक्सीन डेवलप हुई है जी, 1 साल से कम में डेवलप हुई है। आप मुझे बता दीजिए, खुद सोच के गूगल करके देख लीजिए, कोई भी दुनिया की दवाई है जो कि इतने कम समय में डेवलप हो पाई है आज तक? जी बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। और ये सब संभव हो पाया है डेटा की वजह से। डेटा क्या है? थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेटा को कोलेट किया गया है, उसको जमा किया गया है, उसको स्टडी किया गया है। जो जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आज से 20 साल 30 साल पहले अगर कोई दवा डेवलप होती थी तो पहले उसको चूहे को दिया जाता था कि वो चूहे को क्या होता है। 6 महीने साल भर के बाद उसको बंदर को दिया जाता था, बिकॉज बंदर हमारा चाचा ताऊ मामा है जी। और उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होता था और फिर 5 से 10 साल के बाद वो दवा डेवलप होती थी इन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ने ये संभव कर दिया है कि हम डेटा को लेकर के, पास्ट डेटा को लेकर के, और उसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन में पहुंच सके। यही नहीं, आप सब लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, सब लोग यूरिन टेस्ट कराते हैं, बहुत से डिटेल टेस्टिंग होती है जिसमें आज से 10 साल पहले कहा जाता था कि सर इसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेगी, इसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद होगी, क्योंकि इसको हम कल्चर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर के टर्म दिए जाते थे। लेकिन आज आप सवेरे आपके घर पे आकर के आदमी सैंपल ले जाता है और शाम को 6 बजे आपके फोन के ऊपर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। यही नहीं, एक रिपोर्ट पढ़नी है डॉक्टर को,
एक डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ रहा है, उसके सामने कैट स्कैन का या कोई एमआरआई की रिपोर्ट है 5 पन्ने की, वो काली काली और सफेद सफेद और धुंधली धुंधली सी होती है, हमको आपको कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं डॉक्टर क्या देखता है क्या समझता है। दे आर वेरी कंफ्यूजिंग बाय द वे, दे आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। उसमें एक चूक हो जाए तो डॉक्टर का जो डायग्नोसिस है वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है, जान और जिंदा और मुर्दे के बीच में होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये संभव कर दिया है कि उस रिपोर्ट को बहुत बहुत बारीकी से और एक्यूरेटली डॉक्टर पढ़ सकता है बिना गलती किए, बिकॉज ह्यूमन एलिमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ेगा, लेकिन जो उसका टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, वो उसमें उसको निचोड़ निकाल करके आपको देगा। तो इस तरीके से बहुत से नए नए डोमेन्स हैं। यही नहीं, नवीन सर बता रहे थे कि फूड टेक्नोलॉजी में, क्या आपको पता है, आप सब बर्गर खाते होंगे, क्या आपको पता है कि बर्गर की जो टिक्की है वो अब सिंथेटिक बनाई जा रही है? इसी साल अमेरिका में बर्गर, सिंथेटिक बर्गर की टिक्की के साथ बनना शुरू हो जाएंगे। दे विल नॉट बी सो कॉल्ड हैमबर्गर, they will not be chicken burger, they will be made in a laboratory through these technologies. And this is all possible because of biotechnology, bioengineering, and all the technologies related to artificial intelligence, machine learning, etc. तो ये कुछ मतलब एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, एंड इसीलिए मैं उस स्टूडेंट को भी कह रहा हूं जो कि बीटेक में नहीं जाता है, बीएससी के जरिए जाता है बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में, उसको भी थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना है। माइक्रोसॉफ्ट एक दुनिया की वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उसके एक बहुत विख्यात इंजीनियर ने लिख के दिया है कि एवरी art student, every commerce student must have some element of technology, and every technology students or a science student must have some element of arts. आपको शायद न मालूम हो, आई थिंक डॉक्टर नवीन को पता होगा, आई एम श्योर डॉक्टर शर्मा को भी पता होगा। मैं जब आईआईटी में पढ़ता था तो हमारे 17.5% ऑफ द कोर्सेज वर ह्यूमैनिटीज, meaning 1/5 of our course, 1/6 of our course was all humanities. और आज मैं एज ए बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर गाइडेंस क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने साइकोलॉजी के 2 कोर्सेज किए थे और मुझे प्यार हो गया था साइकोलॉजी से। एंड टुडे आई एम अ काउंसलर बिकॉज आई कनेक्ट विद पीपल, एंड साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच कनेक्ट्स यू विद पीपल। सो स्टूडेंट्स, प्लीज आप उन जो साइलोज होते हैं, जो जिनको आप स्ट्रीम कहते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, उससे निकलिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने संभव कर दिया है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। गो विथ योर स्ट्रेंथ, गो विथ योर इंटरेस्ट, मैच योर सब्जेक्ट्स, चूज व्हाट यू लाइक बेस्ट। आप लोगों ने सब रैंचो पिक्चर देखी होगी, थ्री इडियट पिक्चर देखी होगी, जितने रैंचो एक बार 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 कहता है, ऑल इज वेल तो कहता ही है, लेकिन एक और बात वो कहता है, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। गो फॉर एक्सीलेंस, व्हाटएवर यू डू, व्हिचएवर कोर्स यू चूज, गो फॉर एक्सीलेंस। और वो कोर्स तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने एप्टीट्यूड को और अपने इंटरेस्ट को दोनों को सिंक्रोनाइज करके अपने करियर को चूज करेंगे। तो वेदर इट इज बायोटेक्नोलॉजी, वेदर इट इज बायो इंजीनियरिंग और एनीथिंग एल्स, please choose your career very carefully, and if you need any help, please get in touch with us. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल कमलाकर सर ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से करियर के सिलेक्शन को लेकर इस फेज ने, पीछे गुजरे हुए फेज ने उन सारी चीज़ों को बदल के रख दिया है, हमारे एजुकेशन के लेवल को बदल के रख दिया है। बहुत सारी नई चीज़ें हम लोग के सामने आ गई हैं और आने वाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल को जिस तरह से कमलाकर सर ने एक्सप्लेन करा, वो वाकई मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत
काफ़ी जानकारी भरा रहा है और हमारा जो टाइम लिमिट है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। बट मैं नवीन सर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है। डॉक्टर अमितेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो पूछना चाह रहे हैं कि एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में जानकारी दीजिए प्लीज सर, थोड़ा सा शॉर्ट में जानना चाहेंगे इसके बारे में। Very good question. Environmental biotechnology, you can see studying the nature in a sort, and based upon this nature of your surrounding, what you study, what can you build, what can you design, what can you develop. तो ये this is something you can say like a green technology. तो हम environment को, surrounding को देख करके what we can adopt, what we can develop, what we can design. So that is what is talking about environment. About conservation, you can say. So for example, resource conservation, utilization of the resources, how well you can manage, which nature has built already. Nature is preserving, but how your contribution will be in conserving those, what technology can support those things. That is what I can understand. जी, थैंक यू सो मच सर। और फिलहाल अपने इस वेबिनार के दौरान, अपने इस कॉन्क्लेव के दौरान, हम लोगों ने जो इस फेज के दौरान हम जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग की जो मर्जिंग देखी है, उसको चाहे बायोटेक्नोलॉजी का नाम दे या फिर किसी और कोर्स का नाम दे, बट आने वाले पिछले समय में उसको लोग कितना जानते थे कितना नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। बट आने वाले समय में उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मेडिकल की चीज़ें हमेशा डिमांड में रहेंगी और उससे रिलेटेड इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे स्पेशलाइजेशंस के बारे में एक लिमिटेड टाइम में इतनी सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स का बोलूँगी थैंक्स। थैंक यू सो मच कमलाकर सर, इतना कीमती समय निकाल कर जो आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच डॉक्टर SK शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड व्यूअर्स, आप सभी रखिए अपना ख्याल, कोविड से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। लेकिन आप सभी साथ ही साथ रखिए अपना ख्याल। बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।